नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आज अलग अलग कमोडिटी पर आपके लिए खास राय लेकर आने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे सोने चांदी को लेकर, क्योंकि सोना चांदी का सबसे ज़्यादा यहां पर एक्शन में है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात होगी आनंद राठी के कमोडिटी और करेंसी के डायरेक्टर नवीन माथुर जी से। उन्होंने सोने चांदी को लेकर क्या कहा है, अगले एक साल में सोने का भाव कहां तक जा सकता है, चांदी का भाव कहां तक जा सकता है और किन स्तरों पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही एनर्जी मार्केट को लेकर और मेटल्स मार्केट को लेकर अगले एक साल तक का उनका आउटलुक क्या कह रहा है, आइए सुन लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी गोल्ड और सिल्वर में चल रही, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा तेजी पिछले एक साल में पिछले संवत से इस संवत देखें तो 30% से ज्यादा गोल्ड ने, और 9% के एडजस्टमेंट के बाद, मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूं, 40% चांदी ने, अदरवाइज 50% चांदी ने कॉमेक्स पर और 40% यहां। क्या लग रहा है, इस तरह की तेजी जस्टिफाइड है, ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी गोल्ड सिल्वर की? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। बरकरार तो रहेगी तेजी, जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है मिडिल ईस्ट को लेके, एंड एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट रेट रिजीम जो कम होने वाली है, हॉकिस से डोविश होगी, सेंट्रल बैंक्स रेट कट करेंगे फॉर द ग्रोथ, उससे लगता है कि और जितनी भी कमोडिटीज में डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं वो अभी भी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी कटने के बाद 9% के बाद भी हमने इस साल देखा कि गोल्ड हैज गिवन अबाउट 30% रिटर्न्स एंड सिल्वर about 35-40% returns. I would still say that gold might be on the plateau on the upside. Okay. If something happens, God forbid, on the geopolitical scenario further, and with respect to the US elections, I would say that the overall scenario therefore looks positive for the bullion pack. Silver would be the bet out of the two. Means if somebody wants to go in for a long-term perspective, silver would be the commodity आपको देखना चाहिए। यानी लंबी अवधि का नजरिया है तो चांदी इनको ज्यादा बेहतर लग रही है। लेकिन मेरा सवाल एक अब ये है, नवंबर दिसंबर आमतौर पे हिस्टोरिकली ज्यादातर समय ऐसा देखा जाता है कि जब पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती है तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखती है। तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, क्या उनके लिए नवंबर दिसंबर मौका लेकर आएगा गोल्ड और सिल्वर खरीदने का? जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आगे भी ये लंबी अवधि में तेजी चलेगी तो खरीदे, नवंबर दिसंबर नीचे में मौका मिलेगा या नहीं, करंट लेवल पे नहीं? करेक्शन आएगी, क्योंकि हमने एक बहुत तेजी देखी है कुछ रिसेंट टाइम्स में, 3-4 महीने में ही जैसी तेजी आई है। ऑल्दो पिछले 2 साल से तेजी चल रही थी, पर एक सडन जो स्पर्क आया है वो पिछले 2-3 महीने में आया है। मेरा मानना ये है कि करेक्शन आ सकता है, वो अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। कितना, कोई एक around 8 to 10% you can see the correction. गोल्ड में also 8 to 10? I would say silver में 8 to 10, but 4 to 5% correction on गोल्ड। एक रेंज बता दीजिए सर, अगले संवत तक के लिए गोल्ड का क्या रेंज, सिल्वर का क्या रेंज, नीचे का क्या, ऊपर का? आई वुड से 85-500 वुड बी द अपसाइड फॉर गोल्ड, एंड सिल्वर माइट इवन टच by end of this particular next Samvat, means next Diwali when we would meet, we might see a new highs of 1,25,000 in rupee terms. Okay. And it might be the case that we might see gold touching approximately $3,050, which would be approximately 85,000 for Indian markets. Investor के लिए बहुत विकल्प हैं। मैं कहूँगा ETF is the best route to get into. So when gold bond for a long term is the best route to get into. So silver ETF and gold ETF जो हैं उसमें staggered way से आप invest करिए, जैसे आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे ही staggered way में आप invest करिए सोने चांदी में। Don't see just the returns aspect of it. It is also a part of the portfolio risk diversifier asset class. डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड सिल्वर ना हो तो आप और किसे शामिल करेंगे? और यहां से नवीन जी यही कह रहे हैं कि 4 से 5% का करेक्शन गोल्ड में हो सकता है और चांदी में 8 से 10% का, लेकिन अगले एक साल में जो टॉप का लेवल दिखेगा वो कम से कम 1,25,000 चांदी के लिए, 85,000 रुपए गोल्ड के लिए, ये टॉप का लेवल। क्रूड की बात करते हैं, क्रूड की जो रैली रही है, फिर उसके बाद गिरावट, अगर ओवरऑल देखें तो 12 से 15%
एमसीएक्स में पिछले एक साल में 15% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में। क्या होने वाला है? काफी ज्यादा अब न्यूज ड्रिवन ये कमोडिटी हो गई। क्या लग रहा है क्रूड में अब? I think around WTI and the Brent would be approximately $80 to $85 where it should consolidate. मतलब कि तकरीबन 75-80 के आसपास तो हम स्टेबल होते हुए देख ही रहे हैं दोनों WTI एंड ब्रेंट को। बट मेरा मानना ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो ये टेंशन्स चल रही हैं वो एक नया रूप लेती हैं, जो हमने कुछ हाल फिलहाल में देखा ईरान एंड इजराइल वाला फैक्टर, अगर वो कुछ नया रूप लेती हैं आगे आने वाले टाइम में तो एक स्पार्क आ सकता है ऊपर की तरफ 85 to even $87 for the Brent. But I would say that the commodity should stabilize at around $80 to $75. अगर सेंट्रल बैंक्स रेट कट रेजीम को एग्रेसिव रखते हैं और ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखते हैं, एक वो फैक्टर एक प्ले आउट करेगा। और दूसरा चाइनाज इकोनॉमी, हाउ डज इट पैन आउट। अगर वहां से कुछ स्टिमुलस आता है और द थिंग्स टर्न फॉर अ बेटर in terms of growth for the global economy and also for the Chinese economy, then I would say that the crude might have an upside to an extent of $87 also. Okay. अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? इस साल की खबरें अलग थी, चाइना से वेट कर रहे थे वहां की रिकवरी डिमांड को लेकर, अब राहत पैकेज भी आने शुरू हो चुके हैं। आगे भी अनाउंसमेंट इस तरह के होते रहेंगे। क्या लग रहा है मेटल में क्या चलने वाला है अगले संवत में? आई थिंक जिंक में एक हमने बहुत लंबी रैली देखी। चाइना फैक्टर क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। सो एवरी सिंगल कमोडिटी इन द बेस मेटल वुड हैव अ डिफरेंट पे आउट फैक्टर। प्रेडोमिनेटली इट वुड बी ग्रोथ इन द चाइना फैक्टर। Okay, अगर चूज करना होगा किसी एक, आई वुड से एल्यूमिनियम एंड आई वुड से copper and I think there is a deficit situation in copper too. The supply concern still remains. MCX पर बताइए। मेरे ख्याल से 790 के आसपास 800 का भाव चल रहा है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में। 1050 तक कॉपर दिख रहा है अगले साल के लिए। एक साल में 1050 के लेवल दिख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। मैं कॉपर पे ही बिकॉज ऑफ द क्लियर फंडामेंटल्स आई वुड से, एंड बाकी कमोडिटी में पर्टिकुलरली बेस मेटल में जैसे जिंक में हमने रैली देखी, हो सकता है उसमें करेक्शन आए, बट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल एंड द सिचुएशन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, आई वुड से कॉपर वुड बी द कमोडिटी टू लुक आउट फॉर। एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी द कमोडिटी, बट आई वुड से ऑन द कॉपर। ओके, तो ये थे यहाँ पे नवीन माथुर जो आनंद राठी के कमोडिटी और करेंसी के हेड थे। उनको लगता है कि 85,000 के पार सोना अगले एक साल में निकल सकता है, चांदी 1,25,000 रुपए तक जा सकती है, और बेस मेटल्स में उनको लग रहा है कि अगले एक साल में सबसे ज्यादा कॉपर में तेजी आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बातचीत की थी जयप्रकाश गुप्ता से, फाउंडर है धन के। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लेकर हमारे निवेशकों को क्या राय दी है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, जहां तक गोल्ड सिल्वर ने इस साल जो रिटर्न दिया है वो इक्विटी को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिकली बात करें निफ्टी की, तो हम गोल्ड में करीब करीब 30% से ज्यादा रिटर्न है, सेम सिल्वर में भी है। मुझे लगता है 2000 जो नया संवत है 2081 वो गोल्ड सिल्वर के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, गिवन द काइंड ऑफ कंसर्न्स ग्लोबली हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो जिस हिसाब से एक रिन्यूड डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिमांड है, और सिल्वर वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट की तरह यूज होता है, तो सिल्वर में भी हम लोगों ने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। 1 लाख रुपए पर प्रति किलो टच कर चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी अपसाइड बाकी है। जो दर्शक ये फील कर रहे हैं कि वो लेफ्ट आउट हैं, देखिए मार्केट है, हमेशा मौका मिलता है। आप एकदम उत्तेजित होके इस लेवल पे जंप करना सही नहीं होगा। आप स्टैगर्ड वे में यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं। इजीएस्ट विकल्प है अगर आपको निवेश करना है तो ईटीएफ का माध्यम, तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी परचेज इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पता है एज इंडियंस हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने ज्वेलरी को लेके, तो वो आपके लिए, वो आपके लॉकर में या आपके इन्वेस्टमेंट एंगल नहीं है। बट गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर आपका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वो एक पोर्टफोलियो को एक एंकरिंग इफेक्ट दे सकते। ओके, तो ये थे जयप्रकाश गुप्ता, धन के फाउंडर। उनका कहना कि अगर गोल्ड और सिल्वर में अगर आपका निवेश का नजरिया है तो ज्वेलरी मत खरीदिए। अगर निवेश अगर आपको
वाकई करना है तो आप गोल्ड ETF के जरिए जाए तो बेहतर हो और स्टैगर्ड मैनर में यानी धीरे धीरे खरीदारी करें, हर गिरावट पे खरीदारी करें और एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म में, और गोल्ड ETF, सिल्वर ETF के जरिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ दो और मेहमान हैं। अमित गोयल हैं, पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और साथ ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO हैं सचिन जैन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमित जी, आप बताइए, क्या आप सोने को मौजूदा स्तरों पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं या अभी गिरावट का इंतजार करेंगे? क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेकर? विश्व मोहन जी, मैंने अभी आपको मालूम है हम लोग सोने में पिछले बहुत समय से बहुत ज्यादा तेजी में चल रहे थे। पर्टिकुलरली पिछले साल अक्टूबर में हमारा ये विचार था कि आप जो है वो जितना मर्जी आप पैसा इन एसेट क्लासेस में डाल दीजिए, आपको जो है पर्टिकुलरली सोने में आपको जो है यहाँ पे नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन जो है वो पूरी हो रही थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। हमने प्रॉफिट बुक किया है एज अ फंड हाउस। हमने पिछले 2 हफ्तों में प्रॉफिट बुक किए हैं। हमने अपनी जो एक्सपोजर्स हैं उसको हम लोग काफी कम लेके आए हैं सोने में, और मैं अभी वेट करूंगा दोबारा से खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां जिस एसेट क्लास में भी इतनी उत्तेजना पैदा हो जाए कि लोगों को लगे कि ये अगर इमीडिएटली नहीं लिया तो शायद ये हमारे हाथ में ही नहीं आएगा। जब भी ऐसी एक भावना जो है वो पैदा होती है बहुत सारे लोगों में, तो अक्सर जो है वो उस एसेट क्लास का एक इंटरमीडिएट हाई, मैं लॉन्ग टर्म हाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी में हूं गोल्ड में, और मैं ये लगातार मीडिया में ये बात कह चुका हूं कि लॉन्ग टर्म में आपको $4,000 पर आउंस का भी आपको भाव मिलेगा, और MCX में अगले 2 साल में आपको 1 लाख रुपया का भाव मिलेगा ही मिलेगा। मगर इंटरमीडिएट मुझे लगता है टॉप बने हैं, तो इसलिए अभी कुछ महीने जो है वो हम लोग अभी बाइंग नहीं करेंगे, मगर उसके बाद हम दोबारा से खरीदारी करेंगे, और वो फिर हम दोबारा से 2-3 साल के लिए उसको होल्ड करेंगे। ओके, तो ये राय आपकी है कि यहाँ पर आप वेट करें, आपको बेहतर यहाँ पर मौका मिलेगा, फिर लोअर लेवल पे बाइंग करने की सलाह है। और इनको लगता है कि 2 साल में MCX पर सोना 1 लाख रुपए के भी पार कर सकता है, तो बेहतर होगा इंतज़ार कर ले, थोड़ी गिरावट आने दे, करेक्शन पे एंट्री करें, फिर आपके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया रखें हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हैं तो। चलिए, हमारे साथ सचिन जैन भी है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO हैं। शुक्रिया सचिन जी। सबसे पहले डिमांड की बात करेंगे। पिछला संवत 2080 बीत चुका है, नए संवत में अब किस तरह के डिमांड के ट्रेंड समझ में आ रहे हैं, और अब तक किस तरह की गोल्ड की डिमांड रही है? क्या आपके रिपोर्ट क्या कह रही है गोल्ड डिमांड को लेकर सर? 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए और भारतवर्ष के लिए और पूरे संसार के लिए। गोल्ड के प्रति अगर आप फोकस करें तो इस साल में हमारी करीब 39 हमने पीक्स देखी हैं जो गोल्ड में प्राइस में थ्रू द ईयर हमारे को मिली, और इसके कई रीजंस रहे। जो पहले क्वार्टर्स में थोड़ा सेंट्रल बैंक का बाइंग काफी ज्यादा था, उस वजह से हमने मोमेंटम देखा, और सेकेंड हाफ द ईयर में जो हम देख रहे हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स और आपका जो एक गोल्ड एज एन एसेट क्लास को लेके एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और पर्टिकुलरली ट्रिगर्ड बाय जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो इसको लेके काफी ये बढ़ोतरी है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड रेंज में अभी चल रहा है, काफी इट्स बीन मतलब ये एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर था। और इस दौर में जो हमारा एक सोचना है कि जो डिमांड भारतवर्ष में इम्पैक्ट कर रही है वो ज्वेलरी पे कर रही है, और ऑल्दो जब ड्यूटी गिरी थी जुलाई एंड में, तो अगस्त हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा महीना रहा। लेकिन जब जैसे हमने पिछले 15 दिन में देखा है प्राइसेस 80,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उसमें एक हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा है। तो ये आपका व्यू है गोल्ड डिमांड की रिपोर्ट को लेकर, लेकिन देखते हैं अब आगे किस तरह की डिमांड रहती है। लेकिन सर, अब एक चीज़ है, जिस तरह का फिजिकल मार्केट को लेकर रुझान है हिंदुस्तान में बायर्स का, क्या लग रहा है वो ट्रेंड कैसे बदल रहा है? क्या गोल्ड ETF की तरफ रुझान लोगों की बढ़ रही है? क्या जागरूकता है उस प्रोडक्ट को लेकर? इस पर आप क्या कहेंगे सर? सर, अगर आप देखें इस साल में सबसे ज्यादा गोल्ड सबसे ज्यादा परफॉर्म किया एज एन एसेट क्लास,
और जो रिटर्न हमारे गोल्ड के निकले विच हैव बीन वेरी हेल्दी, इसको लेके फाइनेंशियल एक इंडस्ट्री तो काफी इंटरेस्टेड है। ईटीएफ हमारे देश में अगर आप देखें तो बहुत ही एक एंट्री लेवल पे बहुत एक तरह से नया प्रोडक्ट ही सम्मान है। और हमारा सोचना ये है कि अगले 2 से 5 साल के अंदर ईटीएफ मार्केट इंडिया में काफी ग्रो करेगा। इसके कई रीजन हैं। वन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल मार्केट्स में और रिटर्न हमने गोल्ड का देखने को मिला, प्लस आपका डीमैट अकाउंट्स को लेके जो एक बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में हुई है, उससे एक अवेयरनेस ईटीएफ की बढ़ रही है और अगले 2 से 5 साल में काफी ग्रोथ आनी चाहिए। ओके, तो अगले 2 से 5 साल में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी गोल्ड ईटीएफ को लेकर। और हमारे पहले भी एक्सपर्ट जय भी कह रहे थे कि गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट का अगर नज़रिया है तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर की। और बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, मांडम प्रभाकर राव हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा होगा शुगर की एमएसपी को लेकर। आप काफ़ी समय से डिमांड कर भी रहे हैं और मुझे जहां तक याद है फरवरी 2019 के बाद एमएसपी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन एफआरपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हो और एमएसपी नहीं बढ़ने की वजह से शुगर मिलों को कितनी दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें भी बताइए और आपकी डिमांड क्या है, कितनी बढ़ोतरी शुगर की एमएसपी पर होनी चाहिए। फिर हम आगे के सवाल एथेनॉल की तरफ ले जाएंगे सर। हाँ, धन्यवाद। तो एमएसपी का जब 2019 में फिक्स किया था सरकार ने, उस समय एक फॉर्मूला लेकर के किया था, एफआरपी का बेसिस पे एमएसपी होना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला निकाल के किया था। उसी फॉर्मूला के आधारित अभी इस साल एफआरपी शुगर केन का 340 हो चुका है। तो उसका बेसिस पे 39 के आसपास शुगर का एमएसपी होना चाहिए। तो इसे हम लोग कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो प्रोपोर्शनेटली जो पहले किया था उसी बेसिस पे हम लोग अभी मांग रहे हैं। और एमएसपी, दूसरा आपने पूछा था कि एमएसपी का चेंज नहीं होने से क्या दिक्कतें हो रही है। पिछले साल 315 रुपया का एफआरपी था, तो उसका बेसिस पे शुगर का मार्केट प्राइस उस समय 38 के आसपास था, एवरेज शुगर मार्केट प्राइस। ओके। और इस साल एफआरपी अभी आने वाले सीजन में हमको अभी 340 सरकार ने फिक्स किया, हमको वो पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मार्केट का भाव काफी गिर गया, क्योंकि पिछले साल में इथेनॉल डाइवर्शन नहीं होने से क्लोजिंग स्टॉक काफी ज्यादा हो गया शुगर का। हाँ। तो इसलिए अभी मार्केट का भाव अभी 35 के आसपास है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो उससे भी नीचे है, 34 तक गिर गया शुगर का प्राइस। ओके। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग क्रशिंग स्टार्ट करेंगे तो किसान का पेमेंट करने के लिए जो चाहिए, जो शुगर का भाव जो होना चाहिए वो नहीं रहेगा। There can be a risk of default and a delay in the payment to the farmer. Okay. So this can be very counterproductive situation. That's why the mills are worried about it. Okay. सर, अब मिलों की कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा अगर पर केजी के हिसाब से बनाए तो चीनी प्रति किलो में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या जाता होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूरा हर मिल का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों का कैपेसिटी कम है, कि कुछ लोगों का कैपेसिटी ज्यादा है। हमने सबका एवरेज करके पूरा इंडिया का हर स्टेट से हमने डेटा मंगवाया इस्मा से, और साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरेशन ने भी इस काम किया। हम दोनों जॉइंटली इसका कंपटीशन करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सरकार को उसका बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसका बेसिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 41 रुपीज प्लस समथिंग। 41 रुपीज का ऊपर है। तो पर सिर्फ इतने दिनों से सर सर्वाइवल कैसे हो रहा है? जब 41 के ऊपर अगर औसत कॉस्ट जा रहा है तो या तो मिले इसी आसपास में इसके ऊपर बेच रही हैं, तभी तो सर्वाइव कर रही, नहीं तो इतने समय से कैसे सर्वाइवल मुमकिन है सर? सर्वाइवल का पिछले साल में शुगर का प्राइस ठीक था और साथ साथ इथेनॉल का प्रोग्राम अभी चल रहा था। लेकिन लास्ट ईयर में खास करके ये प्रॉब्लम हो गया, इथेनॉल डाइवर्शन बंद करने से शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होने से मार्केट का प्राइस नीचे गिर गया, और साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी हमको नहीं मिला, इंडस्ट्री को नहीं मिला। तो ये मिसमैच इसलिए हो गया। अभी मिसमैच को इसलिए करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनीज के शुगर प्रोड्यूसर्स को काफी बड़ा लॉसेस हो रहा है। तो इस लॉसेस को अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो दे कैन गेट इनटू वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके,
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक ये मुद्दा तो हो गया, दूसरा मुद्दा है इथेनॉल के प्राइसेस को लेकर। यहाँ पर भी आपने शुगर केन के जूस से बनाने वाले हो, चाहे बी मोलेसेस और सी मोलेसेस से बनने वाले जो इथेनॉल है उसको लेकर भी, उसके प्राइसेस को लेकर भी आपने मांग की है, इस्मा की तरफ से डिमांड की गई कि इसके दाम भी बढ़ाने चाहिए। कितनी बढ़ोतरी की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? उसका भी हमारा सेम वैसा ही डिमांड है जो एफआरपी, जैसे हर साल एफआरपी किसान का जो खर्चा हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, उसका बेसिस पे सीएसीपी एफआरपी का करेक्शन करती है हर साल। तो उसी के बेसिस पे चीनी का एमएसपी और इथेनॉल का प्राइसेस भी मैचिंग इंक्रीज करने के लिए हम लोग मांग रहे हैं। कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सेम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। तो उस बेसिस पे जो फॉर्मूला अपनाया गया पिछले 5 साल, जो इथेनॉल का प्राइसेस रिविजन हुआ, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे करीब 73 रुपीज के आसपास ये भाव आने का संभावना है। हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, प्राइसिंग पॉलिसी 2017, 18, 19 के लिए, और वहाँ से एफआरपी हर साल बढ़ रही हैं, लेकिन 2019 के बाद शुगर की मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी नहीं बढ़ी है। इथेनॉल के प्राइसेस भी मुझे लगता है 3 सालों से नहीं बढ़ रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ 2 साल। 2 साल से, हाँ, लास्ट ईयर सस्पेंड होने से प्रॉब्लम हुआ। ओके सर, आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप लोग गन्ने के जूस से बने इथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसे बढ़ाकर 73 रुपए प्रति लीटर के आसपास करने की मांग कर रहे हैं। बी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल की कीमत करीब 68 रुपए प्रति लीटर करने की मांग है, और सी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल की कीमत 61 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर करने की मांग है। चलिए अब अगला सवाल होगा मेरा शुगर एक्सपोर्ट को लेकर। यहाँ पर क्या डिमांड है सर? इतना सरप्लस है क्या कि घरेलू बाजार में जो कंजम्पशन होता है उतनी दिक्कत ना हो और एक्स्ट्रा हम एक्सपोर्ट भी कर पाए? इस पर क्या कहेंगे सर आप? घरेलू बाजार के लिए कोई शॉर्टेज का संभावना नहीं है। पिछले साल भी कुछ शॉर्टेज होगा ऐसा समझ के ये इथेनॉल डाइवर्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन घरेलू बाजार के लिए जो 2.5 महीना का जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 55 लाख टन, उससे भी ज्यादा करीब 85 लाख टन, 84 लाख टन का ऊपर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है। तो मतलब हमारे पास लगभग 30 लाख टन ज्यादा है। तो शुगर का 5-6 साल पहले जब इंडस्ट्री में क्राइसिस था, उस समय गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया जिससे कि मिनिमम सेल प्राइस शुगर का फिक्स करना स्टार्ट किया, साथ साथ एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करके जो सरप्लस स्टॉक है उसको मार्केट के इंडिया के बाहर भेजने का भी उस समय डिसीजन लिया गया, और इथेनॉल प्रोडक्शन से भी शुगर का क्लोजिंग स्टॉक को मैच करने का डिसीजन हुआ। आज भी हम लोग वही मांग रहे हैं कि वही पॉलिसी कंटिन्यू करें। तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा, एमएसपी फॉर सपोर्टिंग द डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्ट्स फॉर रिमूविंग द एक्सेस स्टॉक ऑफ शुगर एंड इथेनॉल डाइवर्शन फॉर आल्सो कंज्यूमिंग द एक्सेस स्टॉक। तो ये सारा के लिए अपने पास स्टॉक है। हमारे पास अभी इस साल का भी क्रॉप का डेटा अभी आ चुका है, इससे ये एक्सपोर्ट का भी पूरा हो सकता है। ओके। तो आपकी जो डिमांड है, एक तो मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए, इथेनॉल के प्राइसेस को जैसे जैसे एफआरपी और जो प्राइसिंग पॉलिसी 2017, 18, 19 की थी उसके तर्ज पे यहाँ पर भी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। और साथ ही जो सरप्लस शुगर है, इनका कहना है कि 85 लाख टन से ज़्यादा सरप्लस शुगर क्लोजिंग स्टॉक इस बार का हो रहा है इस सीज़न और नए सीज़न में। तो इसको आप यहाँ पर कम से कम अगर 60 लाख टन के आसपास भी अगर आप बफर के लिए निकालते हैं, आमतौर पे जो स्टैंडर्ड बफर सरकार बनाती है, तो उस आपके पास 20 से 30 लाख टन के आसपास एक्स्ट्रा चीनी बचती है जिसको एक्सपोर्ट किया जाए। सर आप चीनी यहाँ पर शुगर गन्ना उत्पादन की बात कर रहे थे और चीनी उत्पादन को लेकर आप लोगों के आंकड़े क्या है, रिपोर्ट क्या है सर इसको लेकर? हमारा जो सैटेलाइट पिक्चर्स का बेसिस में हमने जो एस्टिमेट्स बनाया वो लगभग अगले साल भी 335 लाख टन के आसपास चीनी बनने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, और उससे भी ज्यादा होने का हम लोग संभावना इसलिए देख रहे हैं कि अभी पूरा रिजर्वायर्स में पानी भरा हुआ है, तो एबंडेंट वाटर रिसोर्सेस होने से इससे भी शायद ज्यादा होकर के लास्ट ईयर जैसा ही शुगर का उत्पादन होने का हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। ओके, तो कितना? करीब 340 लाख टन का हुआ था। हाँ। के ऊपर ओके, मे बी क्लोजर टू 340 में होने का संभावना हमको दिख रहा है। ओके, 345 लाख टन के आसपास को आपका 340। और इसमें इथेनॉल के लिए कितना डाइवर्जन होगा सर? अभी जो अलॉटमेंट हुआ उसका बेसिस पे करीब 36 लाख टन का
शुगर चाहिए, अभी तक जो अलॉटमेंट हुआ उसका बेसिस पे, और आगे भी कुछ अलॉटमेंट होगा तो अब उसके लिए हम लोग 4 लाख टन और आगे और रखे हैं, मतलब 40 लाख टन तक इथेनॉल डाइवर्शन का हम लोग इस साल का बजट में रखे हैं। ओके। और प्राइसेस को लेकर सर क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है? क्या घरेलू बाजार में प्राइसेस इसी आसपास में रहेंगे या कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे? अगर आपकी डिमांड सारी पूरी हो गई, एमएसपी, एथनॉल और ये सारे अगर एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मान लीजिए अगर 20 लाख टन के आसपास भी मिलती है, तो क्या दाम ऊपर की तरफ जाएंगे या स्थिर ही रहेंगे जो घरेलू बाजार में चल रहे रिटेल में दाम? कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का कंपेयर में सबसे आजकल स्टेबल और कम चीनी का हो गया। अभी पिछले साल 38 के आसपास एक्स फैक्ट्री का भाव था, और अभी मार्केट का प्राइस जो है वो साउथ में 34 है और यूपी में करीब 36 है। तो पिछले, लेकिन हमारा जो एफआरपी है 6% बढ़ चुका है। ओके। तो 6%, इसलिए ये चीनी का भाव कम से कम 38 to 40 तक जाने की जरूरी है। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप दाम भी देखें तो काफ़ी सालों से स्थिर ही है। तो और ज़्यादातर चीनी की जो खपत देश में होती है 60% वो इंडस्ट्रीज़ में होती है, कंज्यूमर्स की खपत काफ़ी कम है, ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी इनका कहना है। शुक्रिया प्रभाकर सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि शुगर सेक्टर की ग्राउंड की तस्वीर क्या है, क्या आप लोगों की डिमांड है कि पूरे शुगर सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री चलती रहे और किसानों को भी उसका बेनिफिट मिले, उनको समय पे गन्ना किसानों को उनका बकाया का भुगतान जिस तरह से हो रहा है पिछले कुछ सालों से, वो चीज़ें कंटिन्यू हो रहे हैं और इंडस्ट्री भी पूरी तरह से यहाँ पर इंटैक्ट रहे। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। तो चलिए, कमोडिटी फटाफट को इसी नोट पर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।